हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल इंटेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर? इनमें से कौन सा कम्पिटिटिव इनहिबिटर है? पेंसिलिन, मेलोनेट, रिलेंजा, बोथ बी एंड सी। अब इस क्वेश्चन को क्रैक करने से पहले आपको एक टॉपिक की कोर नॉलेज होनी चाहिए, वो है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है, उसकी कितनी किस्में हैं, हर किस्म की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, इनको चेक करना ज़रूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम के साथ अटैच होके उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करने की कोशिश करें, रिएक्शन को फास्ट करने के बजाय उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करें, एंजाइम को काम करने ना दें, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है इनहिबिटर। और फिनोमेना को कहा जाता है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन की दो किस्में हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन एंड रिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना के परमानेंटली अटैच हो जाता है। एक दफ़ा इनहिबिटर जुड़ गया एंजाइम के साथ, पीछा नहीं छोड़ेगा, अलहदा नहीं होगा और एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली स्लो डाउन करके उसे काम करने से रोक देगा। अगर कोई ऐसा इनहिबिटर है जो परमानेंटली एंजाइम के साथ जुड़ के उसको काम करने नहीं देता, तो ऐसे इनहिबिटर को आप कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ये इनहिबिटर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना के एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है पेंसिलिन मेडिसिन ड्रग, वो दवाई जो आप खुद खाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए पेंसिलिन मेडिसिन इस्तेमाल होती है। और ये कैसे बैक्टीरिया को काम करने नहीं देती या कैसे बैक्टीरिया को मारती है, याद रखिएगा, पेंसिलिन इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। आपका पढ़ना बड़ा मैटर करता है, किस स्टाइल से आप पढ़ते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे होते हैं। सो कीप इन माइंड, पेंसिलिन इनहिबिटर है। कौन सा इनहिबिटर है, अपने आप से पूछें। इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। किसका? ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का। क्या करता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम? विच इज मस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये एंजाइम बैक्टीरिया का एंजाइम है ट्रांसपेप्टाइडेज, और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने में इसका अहम किरदार है। तो अगर आप पेंसिलिन खा रहे हैं, वो पेंसिलिन इरिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पे काम करके इस एंजाइम के साथ जुड़ जाएगी और बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएंगे। जो बैक्टीरिया ऑलरेडी है उसकी सेल वॉल तो बन चुकी होती है, लेकिन जो नए बैक्टीरिया बन रहे होते हैं, जो उन्हीं के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनकी सेल वॉल नहीं बन पाएगी। बैक्टीरिया सर्वाइव ही तभी करता है जब उसकी सेल वॉल होती है। सेल वॉल का ना होना उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो ऑस्मोटिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि पेंसिलिन खाओ, बैक्टीरिया से जान छुड़ाओ। कैसे? पेंसिलिन बिकम्स द इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी। नतीजा परमानेंटली बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते जाएंगे और आपको जो बीमारी है उस बैक्टीरिया से रिलेटेड, उससे आप ठीक हो पाएंगे। तो एंजाइम इनहिबिशन का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी को ठीक करना। तो आपने याद रखना है कि एंजाइम इनहिबिशन का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है आपको तंदुरुस्त रखने के लिए। आप जो मेडिसिन्स खाते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स के इनहिबिटर के तौर पे काम करके आपके जिस्म में मौजूद उन बैक्टीरिया को, उन फंजाई को मारने का काम कर रहे होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन। दूसरी किस्म है रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जब तक इनहिबिटर अटैच्ड होगा एंजाइम के साथ तब तक तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही इनहिबिटर को डिटैच करवा दिया गया, अलहदा करवा दिया गया किसी तरीके से, तो एंजाइम वापस अपनी एक्टिविटी रीगेन कर लेगा, फिर से एक्टिविटी उसकी बहाल हो जाएगी। यानी कि जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है ये टेम्परेरी है।
ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन परमानेंट है, एक दफ़ा बस जुड़ गया इनहिबिटर एंजाइम के साथ, फिर वो दोबारा से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन रिवर्सिबल इनहिबिशन में कुछ ख़ास तरीके होते हैं जिसकी मदद से इनहिबिशन को रिवर्स करके वापस एंजाइम को काम के काबिल बनाया जा सकता है। अब वो क्या तरीके हैं फ़िलहाल तो नहीं बताऊंगा, किसी और जगह पर कहीं ना कहीं सवाल आया तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। दो किस्में याद रखिएगा रिवर्सिबल इनहिबिशन की, कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशंस क्या होती हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, कुछ अहम बातें याद रखिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन तो याद रखिएगा इसमें एक कंपटीशन चल रहा होता है, नाम से समझें। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक मुकाबला चल रहा होता है, कंपटीशन चल रहा होता है। किसके दरमियान? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान। क्या मुकाबला है? चलो मान लिया इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान एक मुकाबला है, लेकिन क्या मुकाबला है? कंपटीशन आखिर किस चीज़ का है? कंपटीशन है एक्टिव साइट के साथ जुड़ने का। सबस्ट्रेट चाहता है मैं जुड़ जाऊं, इनहिबिटर चाहता है मैं जुड़ जाऊं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपटीशन की वजह क्या है, क्यों कंपटीशन हो रहा है, मुकाबला क्यों है? हमने तो पढ़ा था कि एंजाइम की एक्टिव साइट जो है बड़ी ख़ास शेप की होती है, उसके साथ उसका अपना ख़ास सबस्ट्रेट जुड़ सकता है जिसकी शेप जो है वो एक्टिव साइट के हिसाब से कम्प्लीमेंट्री होती है या उसमें फ़िक्स हो सकती है। तो फिर आखिर मुकाबला कैसा है? मुकाबला इसलिए है क्योंकि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की शेप एग्जैक्टली मैच कर रही होती है। उस हिस्से की शेप की बात कर रहा हूँ जो कि एक्टिव साइट से जुड़ना चाहता है। ये पोर्शन ऊपर से बिलाशक वो राउंड है और वो स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन जो पोर्शन एक्टिव साइट के साथ जुड़ना चाह रहा है दैट पोर्शन इज सिमिलर। तो जो वजह है कम्पिटिटिव इनहिबिशन की है वो है सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट, सिमिलैरिटी इन शेप। उस शेप की सिमिलैरिटी की वजह से दोनों उम्मीदवार बन जाते हैं एक्टिव साइट के साथ जुड़ने के। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुकाबला जीतेगा कौन, विनर कौन होगा? विनर का फैसला होगा इनकी मिकदारों के ऊपर। अगर आपके जिस्म में सबस्ट्रेट ज़्यादा है, इनहिबिटर कम है, तो सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है, और अगर सबस्ट्रेट जुड़ गया तो इसका मतलब रिएक्शन मज़े से कैटलाइज होगा और प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, बहुत सारे ऐसे जहर हैं जो कि कम्पिटिटिवली काम कर सकते हैं, अगर वो जहर हमारे जिस्म में ज़्यादा है कंसंट्रेशन में, तो वो सबस्ट्रेट की परवाह नहीं करेगा और जाके अटैच हो जाएगा इनहिबिटर के साथ, बना देगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट बेचारा देखता रह जाएगा, सबस्ट्रेट के लिए जुड़ने की जगह ही नहीं होगी। इनहिबिटर ने अपनी कार्रवाई कर दी, वो जुड़ गया एक्टिव साइट के साथ, लेकिन एक्टिव साइट को समझ ही नहीं आ रहा है क्या चीज़ जुड़ी है। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी ज़रूर थी लेकिन चीज़ें तो डिफरेंट हैं। तो एक्टिव साइट जो है वो इस इनहिबिटर को समझ ही नहीं पाती, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। सबस्ट्रेट बेचारा बाहर बैठा हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है कम्पिटिटिव इनहिबिशन, बिकॉज मुकाबला हो रहा है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान, और मुकाबले की वजह है इनके दरमियान शेप का सिमिलर होना। दूसरी अहम बात याद रखिएगा कि इनहिबिटर कहाँ जुड़ रहा है। अगर आप पढ़ रहे हो कम्पिटिटिव इनहिबिशन तो याद रखिएगा इनहिबिटर जुड़ रहा है एक्टिव साइट के साथ, किसी और जगह के साथ नहीं। इनहिबिटर कहाँ अटैच हो रहा है? एक्टिव साइट के साथ। तो वो इनहिबिशन जिसमें इनहिबिटर जुड़ता है एक्टिव साइट के साथ, दैट इनहिबिशन इज कॉल्ड कम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरी किस्म है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की शेप में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, इसलिए कोई मुकाबला नहीं होता, इसलिए नाम है नॉन कम्पिटिटिव। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनहिबिटर से राउंड सा है, सबस्ट्रेट जो है वो नोकीला सा है। तो शेप जब मैच नहीं कर रही है तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मुकाबला ना होने के बावजूद भी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा अगर इनहिबिटर जुड़ जाता है किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ नहीं, एलोस्टेरिक साइट के साथ। जी हाँ, एलोस्टेरिक साइट एक अलग साइट होती है, अलग लोकेशन होती है एंजाइम के ऊपर जहाँ पर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ता बल्कि इनहिबिटर जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो लोकेशन है दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, इसके साथ जाके इनहिबिटर जुड़ रहा है और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। लेकिन आप कहोगे सर एक्टिव साइट तो खाली पड़ी हुई है, अब तो जाके सबस्ट्रेट को जुड़ना चाहिए बिकॉज इनहिबिटर ने तो एक्टिव साइट को छेड़ा भी नहीं है।
नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर कभी भी एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता। ये सवाल बन सकता है कि वो कौन सी इनहिबिशन है जिसमें इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होता। आपका आंसर होगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का एक सवाल होता है, सर जब जगह भी खाली है, एक्टिव साइट भी खाली पड़ी हुई है और इनहिबिटर भी दूसरी जगह पे जुड़ा है, तो फिर क्यों सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर रहा एक्टिव साइट के साथ, क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा? तो यहाँ इसका जवाब ये होगा कि इनहिबिटर का एलोस्टेरिक साइट के साथ जुड़ना ख़राब कर देता है एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को। जुड़ा बेशक वो इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे है, लेकिन उसने ख़राबी पैदा कर देनी है, उसने शेप बदल देनी है, कन्फिग्रेशन बदल देनी है, कॉन्फर्मेशनल चेंज ले आना है। कहाँ पे? एक्टिव साइट पे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल वी शेप्ड है और उसमें नोकीले एंड्स हैं। आप नीचे की तरफ चेक करें, लेकिन यहाँ पर चेक करें कि एक्टिव साइट की शक्ल जो है लग तो वी जैसी लग रही है, लेकिन ये ग्लास की तरह हो गई है। अब वो नोकीले एंड्स उसके नहीं हैं, तो जो सबस्ट्रेट है अब वो जुड़ ही नहीं पाता। एक्टिव साइट की खास शेप का होना मस्ट है सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के लिए या सबस्ट्रेट को इसके साथ जुड़ने के लिए। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे नहीं अटैच हो पा रहा बिकॉज शेप बदल चुकी है एक्टिव साइट की। किसकी वजह से? इनहिबिटर के एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ने की वजह से। तो ये कहलाएगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स को आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने इसमें यहाँ ये नहीं बताया कि ये रिवर्स कैसे होते हैं। रिवर्सिबल कहा गया है इन्हें, रिवर्स कैसे होते हैं वो कभी और बताऊँगा। थोड़ी बहुत चीज़ें राज में होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिशन, आप एग्जाम्पल्स बताएं कम्पिटिटिव इनहिबिशंस की। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, मेलोनेट, मेथोट्रेक्सेट, रिलेंजा। मेलोनेट कंपीट करता है सक्सीनेट के साथ। इसका मतलब ये है कि मेलोनेट और सक्सीनेट की शेप आपस में काफ़ी रिजेंबल करती है। मैंने आपको बताया कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में शेप के हिसाब से सिमिलर होते हैं। तो सवाल बन सकता है कि मेलोनेट किसके साथ कंपीट करता है? मेलोनेट है इनहिबिटर और सक्सीनेट है सबस्ट्रेट, तो इनकी शेप आपस में रिजेंबल करती है, इसलिए एक दूसरे के साथ ही कंपीट कर रहे हैं। मुकाबला कौन जीतेगा? जो कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगा। आखिर जुड़ना किस एंजाइम के साथ है? किसको रोकने की कोशिश कर रहा है मेलोनेट? सो मेलोनेट कंपीट तो करता है सक्सीनेट के साथ, लेकिन असल में वो किसको रोकना चाह रहा है? एंजाइम का नाम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपके लिए एमसीक्यूज के। मेलोनेट किसके साथ कंपीट करता है? आंसर है सक्सीनेट। और मेलोनेट किसको रोकता है? सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज को। सक्सीनेट भी बाइंड करना चाहता है सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज के साथ, मेलोनेट भी बाइंड करना चाहता है, लेकिन बाइंड वो करेगा जो कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगा। फिर एक मेडिसिन है मिथोट्रेक्सेट। जो लिवर सिरोसिस के मरीज़ होते हैं या जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या ऐसी बीमारियां जो कि बड़े लंबे अरसे से मरीज़ों को होती है, उनके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट कंपीट करती है डायहाइड्रोफोलेट के साथ। मतलब ये इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है डायहाइड्रोफोलेट। अब ये जुड़ना दोनों चाहते हैं किसके साथ? डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ, लेकिन जुड़ेगा वो जो कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगा। तो अगर आप ये मेडिसिन खाते हैं किसी बीमारी की वजह से, तो फिर ये कंपीट करेगा डायहाइड्रोफोलेट के साथ और रोकेगा किस एंजाइम को? डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। तीसरा एक नाम है रिलेंजा। ये भी एक मेडिसिन है। ये कंपीट करती है साइलिक एसिड के साथ और किसको रोकती है? न्यूरअमाइनोडेज एंजाइम को। इसका सबस्ट्रेट भी याद कर लें और एंजाइम का नाम भी याद कर लें। ये है कम्पिटिटिव की 2 एग्जांपल्स। और हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो क्रैक होते नज़र आ रहा है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में जो 2 ऑप्शंस थे वो ये थे, मेलोनेट का जिक्र था और रिलेंजा का भी जिक्र था। तो जो ऑप्शन इन दोनों को कवर करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसको हम बाद में देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। 3 नाम याद कर लें। साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड जो कि बहुत ही ख़तरनाक जहर है, वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के ज़रिए जुड़ता है किस एंजाइम के साथ? साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज के साथ। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा कि कम्पीट्स विद, कंपटीशन की बात ही नहीं है। नॉन कम्पिटिटिव में किसी से मुकाबला होता ही नहीं है, जुड़ना है एलोस्टेरिक साइट के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम का नाम लिखा है। साइनाइड इज़ इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है।
तो अगर ये पोटाशियम साइनाइड कोई खा लेता है, ये जहर जिस्म में चला जाता है, तो हमारे जिस्म के हर सेल में जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा ये साइनाइड, जिसकी वजह से जब माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, एटीपी नहीं बनेगी, तो सेल कैसे ज़िंदा रहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, जिससे फ़ौरन डेथ हो जाती है। इतना ख़तरनाक ये इनहिबिटर है साइनाइड, जो कि एक जहर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा ऑक्सिलो एसीटेट है विच इज़ इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। दूसरी बार नाम आ रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का। पहली बार नाम आया था मेलोनेट के साथ। मेलोनेट किसको इनहिबिट कर रहा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को, लेकिन कैसे? कम्पिटिटिवली। जबकि यहाँ जिक्र है ऑक्सिलो एसीटेट का, इट इज़ आल्सो इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, लेकिन कैसे? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के ज़रिए। एलानिन इनहिबिट करता है पायरुवेट काइनेज को। ये आप स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल्स मैंने बहुत सारी लिख दी हैं ताकि कोई भी सवाल बन जाए तो आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा आंसर क्या है चेक कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर? पेंसिलिन हमने डिस्कस कर लिया, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, वो कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव की जंग से आज़ाद है। मेलोनेट ये हमारा आंसर होगा, रेलेंजा हमारा आंसर होगा, और कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए दोनों को कवर कर रहा हो तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बोथ बी एंड सी दोनों ही कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया है, आप इसको ज़रूर चेक कर लें।